सभी को नमस्कार। इंडियन पॉलिटी डेली आंसर राइटिंग सीरीज़ का ये मेरा दूसरा वीडियो है। इसके पहले एक मैं वीडियो आज से 2 दिन पहले बनाया था। उसमें इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट टॉपिक मैं लिया था जिसका नाम था प्रस्तावना या प्रेम्बल। इससे 2 क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन कराया था और एक लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस किया था विथ मॉडल आंसर। और मैं कई लोगों को लिखने दिया था और नीचे उस कहाँ लिख कर उस आंसर को सबमिट करना है, तो एक व्हाट्सएप में ग्रुप बनाया हूँ, उसका लिंक नीचे दे दिया हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। जिनको आंसर राइटिंग करना है वो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ जाइए, क्लिक कीजिए, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। ग्रुप 8 से लेके 9 बजे शाम इवनिंग टाइम में ओपन होता है। आज जो 2-3 क्वेश्चन जो भी मैं डिस्कस करूँगा, लॉन्ग एंड शॉर्ट, टॉपिक का नाम आज का क्या है, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। लास्ट लेक्चर में मैं इस बात को डिस्कस किया था कि अगले वीडियो में फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी को मैं लेके आऊँगा और इसी टॉपिक से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करूँगा और 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन। तो वीडियो लंबा होगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो एक चीज़ तो मैं दावे के साथ ही आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेंस आंसर राइटिंग, खास करके जीएस पेपर 2 में, उसमें भी पॉलिटी सेक्शन जो काफ़ी टफ माना जाता है, उसमें आप बहुत कुछ आपको आज सीखने को मिलेगा। और ये मैं 65 बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन लिया हूं और लास्ट ईयर ऑडिटर का एग्जाम हुआ वहां का मैं क्वेश्चन लिया हूं, इसी दोनों टॉपिक से, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी से। वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, मैं सब कुछ बताऊँगा और इस क्वेश्चन का आंसर फिर से आपको अपने अकॉर्डिंग लिख के कल जो है ना शाम में 9 से लेके फिर 8 से लेके 9 बजे के बीच में ग्रुप में पीडीएफ बना के सबमिट कर दीजिएगा। उसका लिंक नीचे दिया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। बहुत सारा मैसेज या कॉल आता है कि मतलब कि कैसे तैयारी किया जाए 69th बीपीएससी मेंस या 70 मेंस, क्योंकि अभी मेंस के तैयारी करने का टाइम है। तो अगर आप मेरी सलाह को मानेंगे तो एक मैं आपको अच्छी सलाह देता हूं, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो 67th और 68 जब मेंस जब मैं पढ़ा रहा था तो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट में हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, साइंस टेक, इकोनॉमिक्स, एसे और लगभग 100 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर का मॉडल आंसर का वीडियो मैं बनाया था आज से 1 साल या 8 महीना पहले ही। तो अगर आप कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं एक अच्छे कंटेंट के साथ, एक अच्छे नोट के साथ, एक अच्छे वीडियो के साथ, आप इन सारे वीडियो को देख सकते हैं। और फिर मैं बोलता हूँ, ये मैं विश्वास के साथ या गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को खास करके हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, एसे और लगभग 100 से अधिक जीएस का पेपर फर्स्ट सेकंड का अगर मॉडल आंसर की वीडियो को देख लेंगे तो मेंस में एक आपका लेवल हो जाएगा। और इसी वीडियो को देख के 67th में कई लोगों ने मेंस पास किया और आज वो इंटरव्यू दिए हैं, क्योंकि अभी इंटरव्यू अब कल आज 20 तारीख को ख़त्म ही हो गया है। तो कहाँ आपको ये सारा वीडियो मिलेगा मैं एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हमको कई सारा मैसेज आता है कि कैसे वीडियो कहाँ से मिलेगा। हालांकि मैं सारे वीडियो का लिंक ऑलरेडी एक बार अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था, तो कई लोग मैं देखता हूं कि टेलीग्राम पे उसको देख लेते हैं लेकिन उसको जाके वीडियो देखते नहीं हैं। तो मैं उस वीडियो का लिंक भी इसमें दे देता हूं। बाकी कहाँ उस किस प्लेस पर मिलेगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आप मेरे इस बीपीएससी फाइटर्स के चैनल के यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में आएंगे तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर आपको लिखा है बीपीएससी मेंस हिस्ट्री। इसमें 26 वीडियो है। कितना वीडियो बना हुआ है? 26। ये वीडियो हिंदी में ही है। जिनका इंग्लिश मीडियम है वो थोड़ा सा वेट करेंगे, उनके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं हिंदी से शुरू किया था, लेकिन हाँ सारा कंटेंट सब कुछ तैयार हो गया है तो मैं धीरे धीरे इंग्लिश में भी इन सारी चीज़ का लेक्चर में ला दूँगा। तो आप जब यहाँ से आएँगे तो जो मैं मेंस में कुछ मेरी अपनी कॉपी जो है उसको भी मैं यहाँ पे दिखाया हूँ, ठीक ना। उसके बाद आप यहाँ पे इसको नीचे आएंगे, यहाँ से देखिए सबसे नीचे फर्स्ट वीडियो से मैं 1857 की क्रांति से इसमें शुरू किया हूँ। यहाँ देखिए पार्ट फर्स्ट, फिर सेकंड। इस वीडियो को देखिए और मेरे ख्याल से इसका नोट्स बनाइए।
अगर आपको टाइम है, और ये कंप्लीट हिस्ट्री है ना, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हिस्ट्री है, तो अच्छे से देख लेंगे ना तो मेरे ख्याल से हिस्ट्री का टेंशन आपका पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। बाकी मैं इसमें कई बार अपना मेंस का कॉपी 60 का दिखाया हूँ, जहाँ पे 190 प्लस मार्क्स आया था जीएस पेपर फर्स्ट में। इसका मैं यही, इसको जो वीडियो ओपन करेंगे आपको यहाँ दिखाई पड़ जाएगा। तो प्लीज़ हिस्ट्री का इस पूरे प्लेलिस्ट को अच्छे से देखिए। हर एक वीडियो लगभग 1 घंटे का है, कोई 50 मिनट का है, कोई 1.5 घंटे का है, और बहुत ही आपको हेल्प करेगा ये। फिर आप यहाँ आएंगे, इंडियन पॉलिटी, देखिए हम मेंस लिखा हुआ है, इसमें 13 वीडियो। तो मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके आपको दिखाता हूँ, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए स्टार्टिंग पे जब आएंगे तो कैसे तैयारी करें, यहाँ आप देखिएगा फर्स्ट वीडियो से। फिर देखिए पार्ट फर्स्ट है, यहाँ की संविधान की क्या विशेषता है, फिर फंडामेंटल राइट, फिर डीपीएसपी, फिर यहाँ आरटीआई का कॉपी मैं अपना आपको दिखाया हूँ, बताया हूँ। फिर ये आपका केंद्र राज्य संबंध है, फिर चुनावी व्यवस्था है। मतलब कि जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉलिटी में बीपीएससी पूछ चुका अभी तक, उस सारे को मैं काफ़ी बेहतरीन ढंग से कवर किया हूँ। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि 67th मेंस का जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दिया इस वीडियो को देखो, उसको बहुत फ़ायदा हुआ, और 68 में भी फ़ायदा हुआ, अभी 69 का एग्ज़ाम उसमें भी होगा, और आगे 70 मेंस में भी ये फ़ायदा। हाँ, कुछ करंट डेटा आपको इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। जब इस प्लेलिस्ट में आएंगे, यहाँ लिखा हुआ मेंस मॉडल आंसर ऑल सब्जेक्ट, इसमें 21 वीडियो भले ही दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन जब आप इस प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो हर एक लेक्चर में 2-3 मॉडल आंसर में बेहतरीन ढंग से डिस्कस किया हूँ। तो इसको देख के आप बहुत कुछ सीख पाएंगे कि आंसर कैसे लिखा जाए, शॉर्ट लॉन्ग दोनों है, ठीक ना। बाकी इसमें आपको देखिए पूरा का पूरा निबंध लगभग 20 लेक्चर है, और 20 लेक्चर को अगर आप निबंध का देख लेंगे तो यहाँ से भी ऐसे का आपका सारा भय दूर हो जाएगा। और 68 में डायरेक्टली इस लेक्चर से क्वेश्चन आया, और मैं अपने टेलीग्राम पे इस चीज़ को बताया भी था। तो इन सारे जाइए प्लेलिस्ट में आपको बना हुआ है, चीज़ें आपको मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। हाँ, जिस सब्जेक्ट का कुछ वीडियो नहीं बना हुआ है वो आने वाले टाइम में आपको वीडियो मिल जाएगा। अब आते हैं आज के जो मेन पॉइंट है, हमको बताना है 2 मॉडल आंसर लॉन्ग और 1-2 शॉर्ट डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन भले ही 1 लाइन का 2 लाइन का दिखता हो, लेकिन इसको लिखना उतना ही मुश्किल है। क्वेश्चन ये पूछा था, आर फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, गिव रीजन्स इन सपोर्ट योर आंसर। क्या मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत एक दूसरे के सहायक हेल्प करते हैं, या एक दूसरे के क्या हैं, आप सप्लीमेंट्री हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। मतलब कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक दूसरे में सहायक भी हैं और एक दूसरे के पूरक है, मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो इस बात को आपको वर्णन करना है, बताना है, और इसके फेवर में आपको कई तरह के तर्क देने पड़ेंगे। और ये 400 शब्द में लिखना है, क्योंकि लॉन्ग आंसर मोटा मोटी आप 400 से लेके 430 450 मैक्सिमम जाएंगे। क्योंकि मैं अपने कई लेक्चर में इस बात को बता चुका हूँ कि बीपीएससी में जीएस पेपर सेकेंड या फर्स्ट में आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है, उसमें 8 क्वेश्चन लिखने होते हैं। मतलब 3 मतलब कि गुना 60 करेंगे 180 मिनट होगा, 8 फिर डिवाइड करेंगे वही 21-22 मिनट आपको हर एक क्वेश्चन मिलता है। तो क्वेश्चन पढ़ने में टाइम जाएगा, तो 20 मिनट आप लिखेंगे, और 20 मिनट में कोई भी एक एवरेज अगर बहुत स्पीड से लिखेगा ना तो वो 400 या 450 शब्द से अधिक नहीं लिख पाएगा। और अगर इससे अधिक आप लिखते हैं तो आप अपने पैर पे, दोनों पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि आपका दूसरा या तीसरा क्वेश्चन छूटना तय है। इसलिए शॉर्ट आंसर 80 से 100 वर्ड, लॉन्ग 400 के रेंज में लिखिए, और आप अच्छा खासा नंबर इजीली पा सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो कि मेन यहाँ पे एक ही लाइन है कि क्या मौलिक अधिकार या डीपीएसपी एक दूसरे के सहायक या पूरक हैं, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क आपको देना है, ठीक ना। तो क्या क्वेश्चन है, तो अब आप में इसमें आप मैक्सिमम बात दिखाएंगे, हाँ
पॉजिटिव में ही कि हाँ पूरक है, लेकिन हाँ एक दो पॉइंट वो मैं अंतिम में बताऊंगा कि एग्जामिनर के माइंड में ये जाए कि नहीं इसको तो अच्छा खासा नॉलेज है, एक दो पॉइंट इसके बारे में कि नहीं सहायक या पूरक नहीं है, एक दो बात लिखेंगे अंतिम में बताऊंगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसको लिखने के लिए सबसे पहली बात हमको क्या चाहिए, एक अच्छा सा भूमिका चाहिए। मैं ऑलरेडी इसको बना के लिख के लाया हूँ, हैंड रिटन ही है, टाइप नहीं हो पाया, और इंग्लिश को मैं इसमें भी कवर नहीं कर पाऊँ। इंग्लिश का जिनका है उनका उसको मैं टेलीग्राम पे इसका मोनोफर इंग्लिश में बना के शेयर कर दूंगा। अभी मैं हिंदी में इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन आप वीडियो देखें तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखिए, सबसे पहले देखिए एक अच्छा सा भूमिका, क्योंकि बहुत बार हमको कॉल में आता है कि अच्छा भूमिका कैसे लिखें, कैसे अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा। देखिए एक लाइन यहाँ पे लिखिए, जब भी कभी आप पॉलिटी का आंसर लिखें तो दो तीन बात ध्यान में रखिए। पहली बात, आप स्टार्टिंग अनुच्छेद या आर्टिकल से कर सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट से स्टार्टिंग कर सकते हैं, या जो बी.आर. अम्बेडकर जी है या जवाहरलाल नेहरू जी या जो भी संविधान सभा के जो भी मेंबर हैं, अगर उन्होंने उस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर कोई स्टेटमेंट दिया वहाँ शुरू कर सकते हैं, या अभी वर्तमान में जो भी हमारे जो संविधान के स्पेशलिस्ट आदमी अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट किसी भी चीज़ को लेकर दिया है, आप वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। और स्टेटमेंट देना तो ये आपके आंसर को और अच्छा बनाता है। तो यहाँ देखिए, मिनर्वा मिल्स विवाद 1980 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट और राज्य के नीति निषेध तत्व एक ही रथ के दो पहिए हैं। मतलब रथ, मान लीजिए आप महाभारत आप लोग देखे होंगे, तो वहाँ जो रथ है, अगर रथ में एक पहिया अगर जो टूट जाएगा तो पूरा रथ चल ही नहीं पाएगा, तो वही है। तो फंडामेंटल राइट और राज्य मतलब डीपीएसपी जो है एक ही रथ के दो पहिए हैं, ठीक ना। अगर एक पहिया टूटेगा तो रथ चल ही नहीं पाएगा। ये इस विवाद में इस मतलब कि ना निर्णय में ऐसा इनका जजमेंट था। तो यहाँ से भी आप शुरू कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे आप ये लाइन लिख देंगे तो आप जो आंसर शुरू कर रहे हैं, जो क्वेश्चन वहाँ दिया गया है उसको ये सपोर्ट कर रहा है कि भाई एक दूसरे के पूरक, मतलब वही कि एक ही रथ के दो पहिए हैं। देखिए मैं आपको आंसर राइटिंग सिखा रहा हूँ। एक्चुअली मैं पहले वीडियो बताया था कि सिखाना क्या, ये आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन हाँ किस तरह से आगे बढ़ना आंसर राइटिंग में ये मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो लंबा होगा लेकिन ये बहुत ही आपके काम का चीज़ है। मैं चाहकर भी इस वीडियो को शॉर्ट नहीं कर सकता हूँ। देखना है देखें, नहीं तो आप इसको स्किप करके कोई और अच्छा सा वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ से आप ये लाइन लिखेंगे, लेकिन ये कैसे आएगा, ये कंटेंट आएगा कहाँ से, ये कंटेंट आएगा पढ़ने से। अच्छा बुक्स पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत सर का बुक पढ़िए, या एनसीईआरटी क्लास 11 का जो समय का बुक हो उसको पढ़िए, वहाँ कई सारे इस तरह के स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक। अब देखिए इतना बात आप यहाँ देखिए शुरू कर सकते हैं भूमिका में बात कि भारतीय संविधान के भाग 3 व 4 में वर्णित फंडामेंटल राइट व डीपीएसपी तत्व दोनों ही संवैधानिक ढांचे के अभिन्न अंग हैं। लाइन देखिए, तथा भारतीय नागरिकों के मानवाधिकार को संरक्षित करते हैं। जहां फंडामेंटल राइट व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। मतलब कि सहायक है ना। फंडामेंटल राइट आपको व्यक्तिगत अधिकार देता है कि पढ़ाई लिखाई कीजिए, कुछ और कीजिए, साथ ही डीपीएसपी तो सामूहिक कल्याण की बात करता है। तो क्या पूरक नहीं हुआ? यहाँ से आप ये बात को भूमिका में लिख सकते हैं। अब चूंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि आपका एक अच्छा आंसर तभी होगा जब आपके आंसर में फ्लो चार्ट होगा, कुछ डायग्राम होगा, ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अब कई लोग सोचेंगे कि इस आंसर में कैसे फ्लो चार्ट बनावे, वो करना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा, अपने उंगली में दर्द कर देना पड़ेगा, तभी होगा, अदरवाइज नो चांस, ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ क्या लिखा है, पूरक। अब देखिए यहाँ क्या, फंडामेंटल राइट ये आपको देता है पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय देता है, ये आपका व्यक्तिगत हित देखता है। हाँ ये कुछ निगेटिव प्रवृत्ति का है, और ये तो आपका साधन है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है, ठीक ना, तो आप रेलगाड़ी से जाएंगे या सड़क के थ्रू जाएंगे, तो ये फंडामेंटल राइट आपका साधन है, लेकिन जो साध जो है, टारगेट जो है ना, ये आपका डीपीएसपी है। अभी मैं आगे इसको डिस्कस, साधन और साध को मैं आगे अच्छे डिस्कस करूंगा फिर। तो अब देखिए पूरक डीपीएसपी क्या है, ये सामाजिक और आर्थिक न्याय, ये एक ही न्याय दे रहा है, ये हमको दोनों न्याय दे रहा है,
तो एक दूसरे को पूरक हो गया ना, ठीक ना। फिर ये व्यक्तिगत हित देखता है, ये समुदाय की हित देखता है, ये भले ही कुछ निगेटिव है और ये पॉजिटिव की बात करता है, ये साधन है, ये टारगेट है कि भाई हमको उस टारगेट पर पहुंचना है। तो आप ऐसे करके ये क्रिएट करना पड़ेगा, ये किसी किताब में नहीं है, किसी भी मार्केट के मॉडल आंसर जितना भी बड़े बड़े कोचिंग वाले बेच रहे हैं उसमें नहीं मिलेगा ये, क्योंकि इतना इतना दूर तक वो सोच नहीं सकते हैं, ठीक ना। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, आपको अगर बीपीएससी मेंस क्रैक करना है तो इफ लेवल तक आना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप पीटी का लेवल देख सकते हैं, आगे मेंस का भी ऐसा ही लेवल होने वाला है। अब यहाँ पे जो पूरक का जो कॉन्सेप्ट है या जो सहयोग का कॉन्सेप्ट, ये क्या है। अब देखिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे भाग 3 में वर्णित 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट भारतीय नागरिकों के राजनीतिक व व्यक्तिगत अधिकार को सुनिश्चित करता है। वहीं भाग 4 में वर्णित नीतिगत तत्व आर्थिक और सामाजिक अधिकार को मजबूती प्रदान करता है। अब चूंकि आपको कहते हैं कि नहीं तर्क दीजिए, आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। जैसे आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता, मतलब कानून के सामने समानता और विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान है। वहीं आर्टिकल 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने की दिशा में निर्देश राज्य को दिया गया है। तो देखिए दोनों बात है यहाँ पे, यहाँ आपको ठीक है हर एक व्यक्ति को भाई कानून के सामने कोई बराबर नहीं हो, सब बराबर होगा। साथ ही साथ विधियों का समान संरक्षण, मतलब कि अगर कोई अमीर गरीब है तो वहाँ सरकार कुछ न कुछ गरीबों को कुछ प्रोवाइड करेगी, प्रावधान है। वहीं लेकिन 38 के तहत लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर की बात करता है, उस पर वृद्धि होगा, उनके आय, प्रतिष्ठा में अवसरों को बढ़ाने के लिए मतलब कि असमानता को कम करने के लिए सरकार जो है ना प्रयास करेगी, ये दे सकते हैं। अब एक और यहाँ आगे लिखिए, आर्टिकल 19 क्या कहता है। आर्टिकल 19 आपको देता है बोलने की आज़ादी, व्यक्ति के तहत जहाँ व्यक्तिगत अधिकार को सुनिश्चित किया गया। वहीं आर्टिकल 39B में समुदाय के हितों से संबंधित है। तो ये आप एग्जाम्पल के साथ वहाँ पर निकालना पड़ेगा खंगाल के, ठीक ना। फिर आर्टिकल 21 में क्या कहता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को निहित करता है। वहीं आर्टिकल 41 जब पढ़ेंगे तो काम पाने के, शिक्षा पाने के और बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता की दशाओं में सरकारी सहायता से प्रेरित है, ठीक है। यहाँ आपको जीवन जीने का अधिकार है, बचने का भी अधिकार है, फंडामेंटल राइट में है। लेकिन डीपीएस पे देखिए आपको ब्रॉड लेवल पे एक कंबल उड़ाने का काम करता है। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको ठीक है जीने का अधिकार है, कैसे जिएंगे, भूखे पेट नहीं जिएंगे ना। तो आपको यहाँ पे डीपीएसपी में क्या कहा गया है कि भाई काम पाने का, शिक्षा पाइएगा तभी न कुछ खा पाइएगा, बुढ़ापा में, बीमारी में अगर कोई विकलांग हो गए उस दशा में सरकार आपको क्या करेगी, सहायता करेगी। ऐसा सटीक एग्जाम्पल देना पड़ेगा, कैसे नंबर कट जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए एक बॉक्स और देखिए, अब मैं फिर से यहाँ एक बॉक्स आपको बनाने का कोशिश किया, क्या बनाया हूँ। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय में अनुच्छेद 21 का विस्तार डीपीएसपी में शामिल प्रावधानों में से किया है, जैसे शिक्षा पाने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और न्यूनतम मजदूरी का अधिकार। इस तरह का लिखिए, कोशिश कीजिए लिखने का। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, 10वां दिन कन्फर्म है कि आपका ये चीज़ें हो जाएगा, ठीक। आगे क्या लिखिए, अगला पॉइंट पे आइए। फंडामेंटल राइट में वर्णित प्राय सभी अधिकार व्यक्तिगत हितों को बल पर देते हैं। वही टीपीएसपी एक सामूहिक हित की बात करता है। आर्टिकल 25 आपको देता है धार्मिक आज़ादी का अधिकार, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जबकि आर्टिकल 44 क्या कहता है, समस्त नागरिकों के लिए क्या करता है, यूसीसी की बात करता है, समान सिविल संहिता की बात करता है। कितनी अच्छी बात है। फंडामेंटल राइट बताता है कि नागरिकों को क्या दिया जा चुका है, जबकि डीपीएसपी तत्व बताते हैं कि और क्या दिया जाना बाकी है। कितना ज़बरदस्त है ये लाइन, आप ऐसे लिखेंगे, ठीक ना, और अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल दीजिए, क्या आर्टिकल 14 छुआछूत को अंत करता है, जबकि आर्टिकल 46 SC ST और समाज के कमज़ोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय और शोषण से क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो वही चीज़ है,
तो आप ऐसे करके लिखेंगे। नेक्स्ट आप फंडामेंटल राइट के प्रावधान लोकतांत्रिक व्यवस्था के क्या है, साधन है, मीडियम है। वही टीपीएसपी साध टारगेट लक्ष्य है। जैसे देखिए ये आपका साधन है, मूल अधिकार कैसे आपको समानता दिया गया है, स्वतंत्रता दिया गया है, अव्यक्ति दिया गया है, धार्मिकता दिया गया, ये तो साधन होगा, रास्ता है चलने का रास्ता। मीडियम है, टारगेट आपका क्या है, लक्ष्य है, सर्वांगीण विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, काम का अधिकार। ये कौन दे रहा है आपको, डीपीएसपी दे रहा है। मतलब ये साधन है और ये साध्य है, ये लक्ष्य है। अब देखिए फिर मैं बोलता हूँ, यहाँ पे इस फ्लो चार्ट को बनाया, यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब होता है वैल्यू एडिशन, ये आपको करना पड़ेगा, ये खुद करना पड़ेगा, कोई करके नहीं देगा, ठीक ना। आगे देखिए यूएनओ के मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948 व एफडीजी 1530 की प्राप्ति में फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों आवश्यक है ना। 17 गोल है उसमें, 17 गोल, आपको दोनों चीज़ करना पड़ेगा तभी आपका चीज़ें होगा। और ओवरऑल जब मानवाधिकार की बात होती है तो हमारे देश के फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों इसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक ना। ऐसा क्वेश्चन वाला यूपीएससी पूछ चुका है घुमा के। अब यहाँ तो भाई आपने बहुत सारा आर्गूमेंट दे दिया कि एक दूसरे के सहायक भी है और पूरक भी है, लगभग 5-6 पॉइंट हो गया। अब इसमें हमेशा पॉलिटी के आंसर में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जजमेंट आपका 1-2 होना चाहिए। अब यहाँ न्यायपालिका का निर्णय चंपकम दो राय जान बनाम पंजाब मद्रास राज्य बाद 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट को स्टार्टिंग में दिया था, ज़रा बढ़िया था, परंतु मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में कहा एक दूसरे के ऊपर अगर हम प्रेफरेंस देंगे तो संविधान के संतुलन को नष्ट करना है, जो मूल ढांचे का उल्लंघन है। ये कितना अच्छा स्टेटमेंट है, ऐसे ही पुट कीजिए, मजा आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे इस दिशा में विधायिका कार्यपालिका ने क्या किया है, 1991 के बाद भारत और राज्य सरकार जहाँ नागरिकों के फंडामेंटल राइट को संरक्षित हेतु प्रयासरत है, वहीं डीपीएसपी के प्रावधानों को भी इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया है सरकार के द्वारा, न्यूनतम मजदूरी अधिकार में फर्ता दिया, मतलब कि संसद भी कर रही है, विधायिका भी इसके दिशा में प्रयास कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी लिख दिए, सरकार के प्रयास भी लिख दिए, अच्छा हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक दूसरे के क्या है, सहायक व पूरक है, फिर भी दोनों में कुछ अंतर अवश्य है, दोनों में कुछ अंतर अवश्य है। जैसे फंडामेंटल राइट में वाद योग है, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, डीपीएसपी को लेकर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फंडामेंटल राइट कानूनी रूप से मान्य है, जबकि डीपीएसपी नैतिक रूप से है। भाई राज्य के पास पैसा होगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। फंडामेंटल राइट स्वतः लागू होता है, डीपीएसपी नहीं। मतलब 1-2 बात कि भाई नहीं, ऐसा नहीं कि सहायक पूरक ने 1-2 एक्स्ट्रा भी बातें हैं, ठीक ना। तो ये लिखकर अब अंतिम में आपने, ठीक है यहाँ पे 1-2 निगेटिव बात लिखा है, लेकिन उसको आप काटेंगे, उसको निगलेक्ट करेंगे, तब यहाँ क्या लिखेंगे, इस प्रकार फंडामेंटल राइट डीपीएसपी में कुछ बेसिक डिफरेंस भले ही दिखाई पड़ती हो, मैं दिखाई की बात कर रहा हूँ, दिखाई पड़ती है, परंतु पिछले 30 वर्षों में भारतीय न्यायपालिका ने माना है कि दोनों लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधारशिला है तथा दोनों एक ही व्यवस्था के अंग हैं। इसी कारण ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी संविधान की आत्मा है, ठीक ना। तो आप ऐसे करके आंसर को आराम से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हुआ एक, देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट आंसर का अभी तक कोई और अंतिम लिमिट नहीं गया, लेकिन हाँ सबसे अच्छा आंसर वही माना जाता है जो कि आपका जो प्रश्न है, आपके प्रश्नों के अगर सारे डिमांड को अगर वो पूरा करता है, वही अच्छा आंसर है। और वही उसी को अगर लिख देंगे तो आपको जो है ना एवरेज से अच्छा नंबर मिल जाएगा, जो आपके इंटरव्यू कॉल के लिए सफिशिएंट होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, फिर से एक पेज में आंसर यहाँ पे आपको देख लीजिए, फिर ये दूसरा पेज में हम गए हैं, फिर यहाँ तीसरा पेज तक गए हैं, और फिर यहाँ चौथा पेज आते आते ख़त्म कर दिए, बस ख़त्म। और बीपीएससी में भी जो पेज मिलता है लॉन्ग आंसर को 5 पेज में, 4 पेज में ख़त्म कर दिए, लगभग अप्रोक्स 400 वर्ड हो गया 20 मिनट में इतना तो आप लिख ही सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरी हाथ से उन्हें वापस ले लिया है? ये भी ऑडिटर मेंस का क्वेश्चन है और ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है जो बीपीएससी पूछ रहा है। हमको तो लगता है कई सारे ऐसे 68 मेंस में क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी जो यूपीएससी के लेवल को भी पार कर गया था। इसलिए अब मेंस के लेवल पे या पीटी के लेवल बहुत अधिक डिफरेंस नहीं रहा है। इसलिए तो अच्छे बुक, न्यूज़पेपर, न्यूज़ आर्टिकल्स, करंट अफेयर्स को अपने आंसर में ऐड कीजिए, नंबर अच्छा मिलेगा। तो अब यहाँ पर आते हैं इस क्वेश्चन पे, इसको कैसे लिखा जाए। क्या आप एग्री करते हैं कि हमारा जो संविधान है एक अधिकार से आपको फंडामेंटल राइट दिया है? भाई 6 तरह के अधिकार दिया है, लेकिन उन अधिकार पे आपको कुछ जो है ना रिस्ट्रिक्शन भी तो है, आपको कुछ प्रतिबंध भी तो लगाया गया है। तो यही आपको इसमें मेनली लिखना है। तो अब यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे कि एक सिंपल, मैं इसको शॉर्ट में लिखा हूँ, आप एक भूमिका डालेंगे क्योंकि बिना लॉन्ग में इंट्रोडक्शन का तो आंसर शुरू कर ही नहीं सकते हैं। शॉर्ट तो कर भी सकते हैं लेकिन लॉन्ग में आपको कम से कम 4-5 लाइन का एक भूमिका डालना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? भारतीय संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 में फंडामेंटल राइट का उल्लेख है। फंडामेंटल राइट किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता व जीवन की गरिमा को सुनिश्चित करता है। संविधान में वर्णित 6 मूल अधिकार दिए गए हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम के एकदम अनुरूप है, परंतु कुछ आधार पर राज्य मतलब क्या सरकार इसे छीन भी सकती है। इस आधार पर कई विद्वान या फंडामेंटल राइट की आलोचना करते हैं। अब इस भूमिका को आप देखिए और इस प्रश्न को देखिए। कई लोग मैसेज करते हैं कि भूमिका कैसे लिखा जाए। देखिए, भूमिका कहीं अलग से चंद्रमा या शनि ग्रह या बृहस्पति ग्रह नहीं आता है, वो आपके आंसर में छुपा होता है। आंसर में क्या कहता है कि भाई एक फंडामेंटल राइट का, देखिए इसमें बेसिक की टर्म क्या है। एक तो संविधान है आपका, एक तो फंडामेंटल राइट है, दिया है और लिया है। तो वही तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि भाई भारतीय संविधान का जिक्र आ गया यहाँ पे। फंडामेंटल राइट भाई मौलिक अधिकार में दिया गया है, उल्लेख है, और फंडामेंटल राइट क्या है मैं यहाँ पे दिखा दिया हूँ एक लाइन में, ठीक ना। और 6 अधिकार दिया है लेकिन हाँ दिया है जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का एकदम अनुरूप है, लेकिन कुछ बेसिस पे छीना भी तो है, तो मैं लिख दिया। तो वही है, ये लिखते लिखते होगा, एक दिन में चाहेंगे नॉट पॉसिबल, ठीक ना। चलिए, तो आप इस करके भूमिका कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको, चूंकि इसमें 2 पार्ट है, एक तो आपको अधिकार मिला है, इसको आप लगभग 150 वर्ड के अराउंड में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं फ्लो चार्ट में कर दिया हूँ, आप इसको और बड़ा रूप दे सकते हैं। आप लिखेंगे संविधान एक हाथ से फंडामेंटल राइट दिया है, 6 प्रकार का को दिया है भाई। समानता में जिक्र कर दीजिए आर्टिकल 14, 15, मतलब कि यहाँ लिखिए समानता का अधिकार, मतलब नीचे यहाँ करके लिख सकते हैं। इसे पहला समानता का अधिकार के तहत आर्टिकल 14 में एक बात लिख दीजिए, 15 का, 16 का, ऐसे एक एक लाइन लिख दीजिएगा। फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19, 20, 21 शॉर्ट में लिख दीजिए। फिर यहाँ 23, 24 लिख दीजिए। फिर धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 शॉर्ट में लिख दीजिए। फिर इसको लिख दीजिए और अंतिम में उपचार को दीजिए। मतलब इसको आप 150 वर्ड के अप्रोक्सीमेट लिख देना है, ठीक ना, ऐसा कि हाँ हमको ये मिला है, ठीक। और इस आधार पर जो है ना देश में व्यक्तिगत हितों की सुरक्षा होती है। तो ये करके आप लिखिएगा तब कि उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने यहाँ के नागरिकों को पर्याप्त मौलिक अधिकार, मतलब ये आप फंडामेंटल एफआर नहीं लिखिएगा, इसको मौलिक अधिकार लिखिएगा अपने आंसर में, प्रदान किए हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक है। परंतु ये अधिकार आत्यंतिक या एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब अर्थात इस पर कुछ आपको प्रतिबंध लगाया गया। ये नहीं कि एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब आप इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। अगर दुरुपयोग करेंगे सरकार ऊपर बैठी हुई है आप पर, नहीं आप इसका वालेफन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये एब्सोल्यूट नहीं है, अर्थात इस पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस प्रकार नागरिकों से फंडामेंटल राइट छीनी जा सकती है। आपको जैसे फंडामेंटल राइट छीनने का क्या आधार है आप उसको जिक्र कीजिए, जैसे कि देश की एकता अखंडता के लिए आपको आर्टिकल 19
में जो अधिकार है उस पर कुछ बैन लग सकता है, आंतरिक सुरक्षा के अधिकार पे बैन लग सकता है। फिर अगर आप लोक व्यवस्था सदाचार को अगर भंग करेंगे तो फंडामेंटल राइट रिटर्न हो सकता है। अगर आप मान लीजिए कि अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अगर अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुछ बोलेंगे, आपको लिया जा सकता है। फिर अगर लोकहित पब्लिक इंटरेस्ट में अगर आप देश की एकता अखंडता भंग करते हैं, या SC ST की आपके फंडामेंटल राइट पे अगर SC ST को अगर सुरक्षित नहीं है, आपको फंडामेंटल छीना जा सकता है। और कमज़ोर वर्ग पर अगर आप कुछ ऐसा करेंगे तो वहाँ भी आपका ये फंडामेंटल राइट छीना जा सकता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आप आर्टिकल लिख देंगे कि जिसे किस किस आधार पे कहाँ कहाँ कौन कौन सा लिया जाता है। तो इसमें आप आर्टिकल का चेक करते हुए आप इसको लिख सकते हैं। तब यहाँ पर लिखेंगे, उपरोक्त कथनों या प्रश्नानुसार पर चर्चा करने से हम पाते हैं कि संविधान एक तरफ अधिकार दिए भी हैं, दूसरी ओर कई आधार पे उसको छीने या वापस भी लिए हैं। परंतु अब यहाँ पे आपको, चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन का था क्या आप सहमत हैं, तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, परंतु गहराई या एकदम माइक्रो लेवल पे अवलोकन करने पर पाते हैं कि यह सीमा राज्य सरकार मनमाने ढंग से नहीं कर सकती है। फंडामेंटल राइट युक्ति युक्त निबंधन के आधार पर ही वापस लिया जा सकता है। अगर मान लीजिए आप कहीं भाषण दे रहे हैं, अगर आपका भाषण आपके फंडामेंटल राइट को सपोर्ट करता है तो आप आराम से भाषण दीजिए, कहीं घूमिए, कहीं कुछ। लेकिन आप अपने भाषण के दौरान अगर कुछ ऐसे बात बोलिए जिससे किसी दूसरे धर्म, दूसरे समुदाय को अगर यहाँ कष्ट पहुँचेगा, तो ऑब्वियस सी बात है सरकार वहाँ आपको रोकेगी। तो वही यहाँ पे लिखने की मैं बात किया हूँ, फंडामेंटल राइट युक्तियुक्त निबंधन के आधार पर ही वापस लिया जाएगा। लगाने के पीछे कारण है, छीनने के पीछे उसके पीछे कारण लगा हुआ है, ठीक ना। यह आधार भी उचित प्रतीत होता है। यदि अधिकार का प्रयोग गलत होता है तो राज्य में अराजकता आ सकती है। यहाँ BR अम्बेडकर का मानना था कि विशेष परिस्थिति में मौलिक अधिकार पर कुछ सीमाएं आरोपित करने से राज्य को कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप यहाँ पे एक बात ऐसे करके लिख सकते, मतलब ओवरऑल देखिए आंसर में एक बैलेंस दिखना चाहिए, मध्यम मार्गी होना चाहिए। ये नहीं कि क्या आप सहमत हैं, पूरी तरह सहमत नहीं। ठीक है, फंडामेंटल राइट हमको दिया गया है, छीना भी गया, लेकिन आखिर छीनने का तो एक अच्छा आधार तो है यहाँ पे ना, क्योंकि राज्य को अपनी सरकार चलानी है, नागरिकों की सुरक्षा करनी है, डाइवर्सिफाई को बचा के रखना है। तो एक अगर फंडामेंटल राइट को गलत प्रयोग करेगा दूसरे को दिक्कत होगा, इसलिए इस तरह का चीज़ें है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, युक्ति युक्त रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, उसके पीछे रीजन है ही नहीं कि ऐसे फालतू सरकार, ऐसे किसी को सरकार जेल में तो बंद नहीं कर देती है या किसी को बोले को रोकते नहीं लगा देती है। लेकिन हाँ, आप अगर गलती करेंगे तभी ऐसा है, ठीक ना। तो ये आप चीज़ को ऐसे करके आंसर को आराम से ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, अगर यही क्वेश्चन अगर शॉर्ट में आ गया तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, मतलब कि आराम से यहाँ पे फंडामेंटल राइट दिया गया है, 6 दिया गया, ये 1-2 दिखा दीजिएगा और लिया भी गया, तो आराम से इसको 100 वर्ड में आप लिख सकते, लेकिन लिखने का थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसे आराम से ये नहीं होने वाला है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन अब मैं बताने की कोशिश करूँ, अगर क्वेश्चन ये पूछ दे क्या फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट या आत्यंतिक है, तो यहाँ पे आप सिंपल यहाँ पे स्टार्टिंग क्या कर सकते हैं कि भाग 3 में फंडामेंटल राइट देश के नागरिकों को दिया गया है, जिसमें 6 तरह के अधिकार है। यहाँ पे कई अधिकार ऐसे हैं जहाँ पे आत्यंतिक शब्द का प्रयोग किया गया है। आत्यंतिक होने का मतलब एब्सोल्यूट है, मतलब इसका अर्थ है कि किन्हीं भी सीमाओं या मर्यादाओं से बंधे नहीं होना, ठीक ना। यदि फंडामेंटल राइट बिना किसी नियंत्रण और निबंधन के दे दिए जाए तो उन्हें हम एब्सोल्यूट या आत्यंतिक कहते हैं, ठीक ना। भारतीय संविधान निर्माताओं ने अमेरिका और ब्रिटेन के फंडामेंटल राइट से सबक लेते हुए इसके साथ युक्ति युक्त निबंधन, मतलब कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी स्पष्ट कर दिए जो फंडामेंटल राइट को सीमित करते हैं। भारत के निर्माताओं ने, संविधान निर्माताओं ने निबंधनों के निर्धारण की प्रक्रिया न्यायपालिका पर भी छोड़ दिया है। मतलब वही कि किस किस
आधार पे आपका फंडामेंटल राइट छीना जा सकता है। एक दो एग्जाम्पल देकर आप आंसर को यहाँ ख़त्म कर सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे भारतीय एक और क्वेश्चन पूछा सकता है कि भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट के साथ साथ जो युक्तियुक्त निबंधन है वो क्या है, देखो रीजनल एक्सटेंशन क्या है। तो फंडामेंटल राइट के निलंबन का अर्थ है विशेष परिस्थितियों में फंडामेंटल राइट को नागरिकों से वापस ले लेने की राज्य की शक्ति। निबंधन राज्य के पास विशेष स्थितियों में फंडामेंटल राइट को सीमित करने की शक्ति होनी चाहिए, यही आपका है युक्तियुक्त निबंधन। यहाँ पर अगर आपको एक एग्जांपल देना है, जैसे कि यहाँ आर्टिकल आपको 19(1)(a) का दे सकते हैं, जहाँ आपको नागरिकों को वाक अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, ठीक ना। लेकिन यहीं पे आर्टिकल 19(2) भी है जो इस पर एक युक्तियुक्त निबंधन लगाता है कि भारत की संप्रभुता अखंडता के हितों से संबंधित मामले या राज्य की सुरक्षा हो जाए या विदेशी राज्यों के साथ अगर मैत्रीपूर्ण संबंध है, सार्वजनिक व्यवस्था है, यहाँ पे आपको जो है ना अगर इसको भंग करेंगे तो आपका ये फंडामेंटल राइट छीना जा सकता है। मतलब वही आप इसको आराम से दिखा सकते हैं, ऐसे तक कि कुछ संविधान की भाषा का यूज अपने आंसर में कर सकते हैं। ये शॉर्ट आंसर में आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये भी शॉर्ट में पूछा जा सकता है, ये यूपीएससी 2002 या 3 में क्वेश्चन पूछा यूपीएससी का है ये। चर्चा कीजिए कि भारत का संविधान किस प्रकार समानता अधिकार प्रदान करता है, मतलब कि संविधान किस तरह से इक्वलिटी मतलब फंडामेंटल राइट जो है उसको प्रदान करता है। एक लाइन में है, चर्चा आपको करना है। सिंपल क्या करना है इसमें, यहाँ पे एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है तो कर सकते हैं, प्रस्तावना से ही लेके कि भारत के संविधान जो है भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नागरिकों को समानता का अधिकार जिसके तहत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समानता की स्थापना करना सुनिश्चित करना है। इसके संबंध में मूल अधिकारों के तहत डीपीएसपी तथा अन्य आर्टिकल में भी इसके प्रावधान है, ठीक ना। अब यहाँ पे शॉर्ट में कि फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 से लेके 18 समानता का शॉर्ट में लिखना है, समानता का अधिकार ही है। आर्टिकल 14 में एक दो बात दिखा देंगे, फिर 15 में दिखा देंगे, ठीक है। तो लंबा लिख दिया, 15 में दिखा सकते हैं। 15 वही कि किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति के आधार पे कोई विभेद नहीं किया जाएगा, ठीक ना। फिर आर्टिकल 16 सिंपल लिखा देंगे, लोक नियोजन में समानता है, ठीक ना। 17 में छुआछूत को खुद दूर करने की बात की गई है। तो वही अंतिम में यहाँ पे कि उपरोक्त फंडामेंटल राइट के अलावा डीपीएसपी के माध्यम से भी राज्य को सामाजिक और आर्थिक समानता की स्थापना करने हेतु विशेष प्रावधान करने व आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है, जिसमें आर्थिक संसाधनों के समान वितरण की व्यवस्था करने, नियोजन और नाम के संबंध में आपका लैंगिक समानता का स्थापना करने, समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करने का प्रावधान शामिल है। अब देखिए ये आंसर में कब दिक्कत आप कर देंगे, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या है कि भारत का संविधान किस प्रकार समानता का अधिकार प्रदान करता है। तो मैक्सिमम लोग 95% लोग क्या करेंगे, फंडामेंटल राइट के जो 14 से लेके 18 तक का जो आर्टिकल है उसको लिख के आ जाएंगे। लेकिन उनको एग्जाम हॉल में ये ध्यान नहीं जाएगा, नहीं डीपीएसपी में कुछ ना समानता की बात की गई थी, यही है। तो अब जो डीपीएसपी के बात को जो जिक्र कर देंगे एक लाइन में भी, ऑब्वियस सी बात है आपसे उनको अधिक नंबर मिल जाएगा। तो यही है मेंस आंसर राइटिंग, हर एक बातों को जो एग्जाम जो क्वेश्चन पूछा है हर एक डायमेंशन को लिखने के बाद नंबर नहीं कटता है और अच्छा नंबर आता है। तो इस वीडियो के माध्यम से 2 मैं आपको क्या कराया, लॉन्ग क्वेश्चन कराया और 3 लगभग शॉर्ट हो गया, सीधा 3 शॉर्ट क्वेश्चन में कराने का कोशिश किया। अब आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस 5 क्वेश्चन हो गया, 2 लॉन्ग 3 शॉर्ट, आप लिखकर इसको
कल मतलब कि आज ही, मतलब 8 से लेके, आज मैं वीडियो ये 4 बजे सुबह बना रहा हूँ, तो 8 से लेके 9 के शाम के बीच में जिनको भी लिखना है नीचे व्हाट्सएप का लिंक ग्रुप का दे दिया, वहाँ आप PDF बना के सबमिट करेंगे। जब भी टाइम मिलेगा तो मैं इसको कॉपी चेक कर दूंगा, ठीक। तो अब एक चीज़ और, कई सा मैसेज कॉल आता है कि अभी कौन सा बैच क्या चल रहा है, तो मैं बता दूं 69th मेंस को लेके अभी ऑलरेडी 6 बैच नहीं 7 बैच रन कर रहा है। 5 अक्टूबर को एक नया बैच शुरू किया हूँ जिसमें कि पॉलिटी ख़त्म हो चुका है, अभी इकोनॉमिक्स चल रहा है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं जो सीनियर हैं। अगर छूट जाएगा तो उसको मैं नेक्स्ट बैच शुरू करूंगा लगभग 25 अक्टूबर के आसपास, तो वहाँ आप उसको जो छूटेगा कर लीजिएगा। बाकी जिनको 70 BPSC मेंस और PT की तैयारी करना है तो उनके लिए 12 अक्टूबर से एक बैच दूसरा बैच शुरू किया हूँ, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 2-3 टॉपिक ही हुआ है, बाकी आगे नवंबर के महीने में भी 69 70 के लिए भी और भी कुछ बैच नया लाऊंगा। और एक स्पेशली बैच जो निबंध या ऐसे का आएगा दशहरा पूजा के बाद, दुर्गा पूजा के बाद 25 या 26 अक्टूबर को, तो मैसेज करूंगा तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी जो भी कोर्स का कुछ भी जानना हो नीचे नंबर दिया गया, आप वहाँ बात कर सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है लेंगे क्या कहते हैं, राज्यपाल, गवर्नर और प्रेसिडेंट को एक ही साथ कवर करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। और मैं प्रीवियस ईयर या कोई नया क्वेश्चन के साथ आपके सामने मैं आऊँगा, ठीक। तो पढ़ते रहिए, मेंस को भी पढ़ने का टाइम है। बाकी एक चीज़ और, जिनको न्यूज़पेपर पढ़ना हो तो न्यूज़पेपर भी पर डे बेसिस पे नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार का मैं शेयर करता हूं, उसका एक अलग ग्रुप है, उसका भी लिंक नीचे दिया गया, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे अभी पर डे आपको मेंस आंसर का क्वेश्चन दिया जाता है, आप उसको भी लिख सकते हैं, ठीक ना। बाकी ऐसे का कई सारा जो है ना कंटेंट देता हूँ, कई सारे मॉडल देता हूँ, आप उस ग्रुप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको BPSC या UPSC या कोई भी एग्जाम तैयारी करते हैं तो आपको बहुत ही यूज़फुल होगा। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।